हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। जैसा कि हमने अभी एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, उसके एक्सरसाइज 2.1 की आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज 2.1 के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे या बेसिक फंडामेंटल था वो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो अब उसके बाद में बात आती है हमारे एक्सरसाइज 2.1 की। तो अब हम आज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है दो सेट्स दे रखे इस प्रकार से x बाई 3+1 कोमा +1 कोमा y -2/3 -2/3। एक सेट तो ये दे रखा है इस प्रकार से, और सेकंड दे रखा है इक्वल टू दे रखा है, ये इसके इक्वल दे रखा है कि 5/3 कोमा 1/3 ये दिया हो तो देन x एंड y ज्ञात करना है। ये मैं दो सेट दिए हैं इस प्रकार से कि ये इसके इक्वल है, तो इसके अंदर में x और y का ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं x और y इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या जब हमारे पास अगर कोई शेड दिए हो इस प्रकार से a, b, आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा इक्वल टू इस ऐसे मान लेते हैं x, y। ठीक है, अगर इस प्रकार से दो सेट इक्वल में दिए हुए हो तो अब इनको इक्वल को सोल्व करने का क्या तरीका है। जो ये a होता है वो इस फर्स्ट वाली वैल्यू के इक्वल होता है, अर्थात ये a इक्वल टू x होगा और ये b इक्वल टू y होगा। कैसे? जैसे कि हमने a को लिया इक्वल टू x ले लिया, यहाँ से b इक्वल टू y ये होगा। इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें बताया था ऑर्डर्ड पेयर के रूप में बताया था। ऑर्डर्ड पेयर में बेसिक्स में बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर किस रूप से होते हैं। ये पहला तो वो पॉइंट आता एलिमेंट आता है वो इसका आएगा, सेकंड एलिमेंट इसका आएगा। एलिमेंटों को फर्स्ट क्रम वाइज डिनोट करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऐसे हो, आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस प्रकार से दे दिया तो मैंने आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर इसमें यहाँ ए है, फर्स्ट वाला एलिमेंट है तो फर्स्ट वाले का इक्वल होगा, सेकंड वाला है सेकंड वाले का होगा इक्वल होगा। इसी प्रकार अगर हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ हो, जैसे ये दिया हो a, b, c, तीन एलिमेंट का दिया हो, इसमें अगर वैल्यू दे रखी है 1, 2, 3, अगर इसको सोल्व करना हो तो हम इसको कैसे आएंगे, वैल्यू निकालनी हो, ए बी सी का मान ज्ञात करना हो तो किस प्रकार होगा। ए का मान आ जाएगा 1, बी का आ जाएगा 2, सी का आ जाएगा 3। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये तो हो गया इसके बारे में कि इसको क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये x/3+1 y -2/3 इक्वल टू ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इनकी बात करते हैं। तो इनमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो फर्स्ट के इक्वल करेंगे। तो इससे x की मान आ जाएगा हमारे पास x/3+1 इक्वल टू 5/3। तो सबसे पहले x को सोल्व कर ले, फिर इस साइड में हम y को सोल्व कर लेंगे। तो अब आपको ये इक्वल वाला साइन तो सोल्व करना था, 11th क्लास में कोई ईजी सा मैटर है। तो इसे को उस साइड में ले जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा ये, तो x/3 इक्वल टू 5/3 - 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 आएगा। किस प्रकार से आएगा आप कर सकते हैं इसको, जैसे इसका लघुत्तम लिया, नीचे 3 आया, ये 5, इसको सोल्व किया तो माइनस का 3, तो 5 में से 3 किया तो 2, तो 2/3 x/3 आ गया। अब इसको या तो डायरेक्ट इस प्रकार से कैंसिल कर दो कि इस साइड दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर के साइड में दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो गया। या इस वैल्यू को हम इस साइड में ले जाएंगे, ठीक है, चर स्थानांतरण विधि द्वारा। तो इस प्रकार ले जाएंगे तो ये x इक्वल टू 2/3 × 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, इसी प्रकार y की वैल्यू निकालेंगे। आसान सा सवाल है, कोई ज़्यादा कठिनाई वाली, बस सिर्फ समझने की बात यह है कि जो ये फर्स्ट वाली वैल्यू आती है हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू के इक्वल होगी, सेकंड वाली जो वैल्यू है वो इस सेकंड वाली वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, तो अब हमने x के लिए निकाले, y के लिए निकालते हैं। तो y -2/3 इक्वल टू 1/3 है। ठीक है, वही सेम वाली प्रोसेस इसको उस साइड में लेके जाएंगे। तो y इक्वल टू 2/3 को 1/3 + 2/3। ठीक है, तो ये y आ गया। अब इसको हल करेंगे तो लघुत्तम लिया, 3 आ गया, 1 + 2 ये होगा 3/3, ये कैंसिल हो गया, इसका मान आ गया 1। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू हो गई 1। ये तो हमने बहुत सी छोटी क्लासों में सोल्व करना चाहता है इस प्रकार के समीकरण को, तो ये बहुत ही आसान से है। इस प्रकार हमने हल निकाल लिया, x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर में सेकंड में दिया हुआ है कि सेट ए और बी दो प्रकार के सेट हैं। ठीक है, उसमें एक में डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, कि सेट ए में 3 अवयव हैं, कि सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसी प्रकार सेट बी है तो सेट बी में हमें नंबर्स न देके एक प्रकार सेट दिया हुआ है,
ठीक है। तो हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो अब ये दोनों का एलिमेंट्स की संख्या दे रखी है, तो मैं पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा। तो अभी हम बेसिक्स में हमें पढ़ा था हमने कि अगर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना हो तो किस प्रकार से निकालते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, हो गया। तो अब इसकी वैल्यू निकाल ले, ये हमें वैल्यू में ज्ञात करनी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी हमें डायरेक्ट संख्या दे रखी है 3 हो जाएगा, क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी की संख्या नहीं दे रखी लेकिन सेट दे रखा है, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो 3 4 5 3 एलिमेंट है, इसको यहाँ पे 3 एलिमेंट लिख देंगे, यहाँ पे 3, इसको मल्टीप्लाई किया कितना है 9 एलिमेंट। तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स के, कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट होंगे। अब आपको पता भी होगा कि 9 एलिमेंट, अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे ए क्रॉस बी में 9, तो उन 9 अवयवों को किस प्रकार से ज्ञात करना है वो भी मैंने बताया था किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इस सेट के साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हो, इसमें तो दिए हुए नहीं है, अगर दिए हुए हो तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो मैंने बेसिक्स में पढ़ लिया। आगे शायद क्वेश्चन भी हैं तो उन क्वेश्चन में भी हम आगे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था, हो गया कंप्लीट। नंबर सेकंड के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें इफ सेट दिए हुए दो जी और एच, दो प्रकार के सेट दिए हुए, जी में एलिमेंट है 7 8 और एच में एलिमेंट है 5 4 2, देन ज्ञात करना है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी का मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। अब इसके जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जी क्रॉस एच। अगर अब इस प्रकार से हमें जी क्रॉस एच ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्योंकि जी और एच इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई ज्ञात करना है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जो भी हमने कल बताया बेसिक्स में पढ़ा था, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि जो पहला एलिमेंट है उसके साथ में इसके सेट क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर सेकंड वाला सेट लेते हैं उसके साथ में इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर इस प्रकार से हमें देखना हो तो पहले इसका तो वो निकालो फॉर्मूले से कि इसके कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे या कितने क्रॉस प्रोडक्ट कितने आएंगे, काटते गुणनफल कितने आएंगे। तो इसमें एलिमेंट किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, वो 3 और इसमें 2, तो 3 × 2 कितने बनेंगे 6 बनेंगे, ठीक है। अगर हमारे 6 बन रहे हैं तो हमारा सही, अगर 6 से कम या ज्यादा बन रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, अब हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जी क्रॉस एच में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलिमेंट लेते हैं जी का, फिर ए वाला, जैसे इस प्रकार से हमारे पास कोई है एक्स कोमा वाई लेंगे, तो एक्स एलिमेंट मैंने पहले बताया था कि एक्स वाला पहले का आएगा और वाई वाला सेकंड का आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आएगा, ये सेकंड का आएगा, तो इस प्रकार से हम लेते हैं। तो फर्स्ट का आएगा 7 कोमा, इसका आएगा फर्स्ट वाला 5, ठीक है। फिर वापस से ये लेते हैं 7 कोमा 4, ठीक है। फिर वापस से ये लेते हैं 7 कोमा 2। क्रॉस प्रोडक्ट इसी प्रकार से करवाते हैं कि इसका पहले इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में। कल मैंने बेसिक्स में बताया भी था, आसान से सवाल है। 7 का 5 के साथ में पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, इसके क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, कर्मित युग्म बनते हैं, ये युग्म बनेंगे, पेयर बनेंगे। तो इसमें पहले क्या बनेगा, 7 का 5 के साथ में बनेगा, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, 7 का 2 के साथ में, ये 3 बन गए। इसके बाद में ये इसके बनेंगे, फिर से ये इसका बनेगा, ये इसके साथ में बनेगा, ये इसके साथ में बनेगा। तो 3 इसके टोटल 6 हो गए, तो ये 6 में ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हम इनको लिखते हैं, ये हो गया फर्स्ट वाला, तो 3 तो कंप्लीट हो गए 7 के साथ में। अब बात करते हैं 8 के साथ में आएगा, तो ये आएगा 8 कोमा 5, उसी प्रकार से 8 कोमा 4, उसी प्रकार से 8 कोमा 2। तो ये हमारे जी क्रॉस एच का मान आ गया, ठीक है। जी क्रॉस एच का मान तो हमने निकाला। इसी प्रकार इसमें पूछा सेकंड एच क्रॉस जी निकालना है, तो ये हमने बेसिक्स में पढ़ा होगा कि जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी सेम नहीं होते। तो एच क्रॉस जी इक्वल टू, इसका मान भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट आएगा, तो अगर पहले एच है तो पहला एलिमेंट किसका आएगा, एच का आएगा, जो उस पर ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट आ गया 5, किसके साथ में आ गया 7 के साथ में, ठीक है। फिर सेकंड के साथ फिर से 5 8 के साथ में आ गया, ठीक है। तो 5 के साथ तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं 4 के लिए, तो अब आएगा 4 के साथ में आ जाएगा 7 एक बार, और एक बार 4 के साथ में 8 आ जाएगा। तो 4 के भी दोनों ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट हो गए। अब कौन बचा, 2 बचा, तो फिर 2 के लिए कर लेते हैं 2 कोमा 7 और 2 कोमा 8। एलिमेंट्स की संख्या दोनों में सेम आएगी, दोनों में सेम आ रही है, ठीक है। इसमें भी 6 है और इसमें भी 6। तो ये हमारा जी क्रॉस एच हो गया और ये हो गया हमारा एच क्रॉस जी। इसमें इतना पूछा था कि एच क्रॉस जी क्या होगा और जी क्रॉस एच क्या होगा, दोनों के मान हमने आसानी से निकाल दिए। इसलिए हो गया। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में मैं पार्ट दिए हुए 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स क्या करना है, सत्य और असत्य का चयन करना है। इफ फॉल्स देन करेक्ट द सेंटेंस, अगर जो हमारा सेंटेंस दिया वो गलत है तो उसे सत्य करके दिखाइए,
सही करके दिखाएगा कि किस प्रकार से सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पहला सेट पार्ट दे रखा है, इसमें 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास इफ p इक्वल टू m कोमा n, ये एक सेट दिया हुआ है, p इक्वल टू q इक्वल टू n कोमा m, देन p क्रॉस q इक्वल टू ये। अगर इसको जांच करनी है, अगर ये सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है गलत है तो इसको सही इसका मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें p क्रॉस q देखा, तो p क्रॉस q ज्ञात करना है, p क्रॉस q ज्ञात करना है। ठीक है, अब p क्रॉस q ज्ञात करने से पहले हम ज्ञात करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ p क्रॉस q। क्यों? क्योंकि उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि p क्रॉस q में कितने एलिमेंट होंगे, उससे हम डायरेक्ट पता चल जाएगा कि अगर 2 हैं तो हमारा सही हो रहा है, अगर 2 से ज़्यादा है तो ये गलत हो गया, अगर गलत हो गया तो फिर उसको सही करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ये p क्रॉस q होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ p क्रॉस q इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ p क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ q। ठीक है, इनका मान ज्ञात करना है। तो इनका मान p क्रॉस q का मान तो हमें पता नहीं, इसके निकाल लें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ p ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ p कितने हैं 2, इसमें 1 और 2 है। इसी प्रकार q में कितने हैं 1 और 2, तो कितने एलिमेंट है इसमें भी 2 है, इन दोनों का मान कितना आएगा 4। तो इसमें दे रखा है, बताया गया है, जैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया तो p क्रॉस q के लिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या कितनी आई 4 आ रही है। अब हम इसको p क्रॉस q में चेक करते हैं, जो हमारा p क्रॉस q है इसमें चेक करते हैं कि p क्रॉस q m कोमा n, ये 1 ये 2, सिर्फ 2 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ तो हमारे आ रहे हैं 4 एलिमेंट, 4 होने चाहिए, तो इसमें 2 ही आ रहे, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लिख दो फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हो गया, तो अगर फॉल्स है तो इसको हमें सही करके दिखाना है, ट्रू करके दिखाना है। तो ट्रू करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें p क्रॉस q का मान ज्ञात करेंगे, p क्रॉस q। इसमें जो दे रखा है p क्रॉस q का मान वो गलत है, तो हम अपनी तरफ से p क्रॉस q का मान निकालेंगे। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, p क्रॉस q है तो पहला एलिमेंट p का आएगा, सेकंड एलिमेंट q का आएगा। ठीक है, हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले p का एलिमेंट फर्स्ट वाला तो m कोमा इसका सेकंड एलिमेंट पहले तो m कोमा n, फिर से वापस इसका पहला एलिमेंट m, इसका सेकंड एलिमेंट कोमा m, ये तो एक के लिए हो गए। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे सेकंड के लिए, सेकंड का फर्स्ट के साथ में n कोमा n, सेकंड का सेकंड के साथ में n कोमा m। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 4 एलिमेंट आ गए, 4 ही आने चाहिए। तो p क्रॉस में नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितनी होनी चाहिए 4, और इस प्रकार से निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा गलत था और ये हमारा सही वाला हो गया, सही करके दिखा दिया। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया था p और q का मान हमें पता है 2 × 2, इसमें 2 एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट आएंगे p क्रॉस q में 4, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे 2 ही थे, तो हमने इसको हल करके दिखाया, इसमें 4 आ गए। और इस प्रकार से अगर ये 4 होते तो हमारा सही होता, 2 तो गलत, तो ये हमारा गलत हो गया था, फॉल्स होगा। और फॉल्स को हमने ये ट्रू करके दिखाया कि इसके मान ये होने चाहिए थे, तब ये सत्य होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सेकंड की। इसमें दिया कि ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, कि ए और बी 2 एरिक्ट समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट है। देन ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर, कि ए क्रॉस बी का ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्मों का समुच्चय है। ए क्रॉस बी क्रमित का समुच्चय अक्ष को मवाई के रूप में है, क्रमित युग्मों पेयर्स, युग्मो है यहाँ पे, कि एक युग्म नहीं है, युग्मों का मतलब इसमें अलग एक से ज़्यादा अधिक ऑर्डर्ड पेयर है, कि वो भी नॉन एम्प्टी सेट है। तो इसके लिए क्या है कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b होगा, ये बताना है कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू है या नहीं है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि अगर हमारे पास a और b नॉन एम्प्टी सेट है, कि अर्थात a में भी कोई एलिमेंट है 1, 2 ले लिया, और इसी प्रकार b में भी एलिमेंट है 3, 4, इस प्रकार से हमने कोई ले लिया, नॉन एम्प्टी है, इसमें एक एलिमेंट भी ले सकते हो, 2 भी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन एम्प्टी मतलब अरिक्त है, रिक्त नहीं होनी चाहिए। रिक्त मतलब नॉन एम्प्टी होता है, एम्प्टी होता है फाइव सेट इसको बोलते हैं एम्प्टी। ठीक है, फाइव हमेशा एम्प्टी होता है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट है, ताकि में कोई ना कोई एलिमेंट है। तो अब इसमें देखेगा कि ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर्स के, ए क्रॉस बी का क्रमित युग्मों के रूप में है अक्ष को मवाई के। अब इसका ए क्रॉस भी निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी किस प्रकार से आएगा, ए क्रॉस बी भी मतलब नॉन एम्प्टी सेट ही आएगा, कि अक्ष को मवाई के रूप में है, जो भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो ये भी अगर ये नॉन एम्प्टी है तो ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकलेंगे, वो भी नॉन एम्प्टी आएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं, हम सेट के बारे में बात करते हैं। सेट में हमने पढ़ा था, सेट में हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी के बारे में पढ़ा था। अगर ए और बी को 2 सेट एलिमेंट हो तो वो किस प्रकार से होता है, कि अगर हमारे पास एक सेट है ए कोमा बी, अगर इस प्रकार से कोई है तो सच डेट एक्स को बिलोंग्स टू, हमारे ए कोमा बी अगर कोई सेट है तो इस प्रकार से पढ़ा था, इसके लिए ए क्रॉस बी के लिए आएगा इक्वल टू ए कोमा बी। ठीक है, या अक्ष कोमा वाई, ए क्रॉस बी इस रूप में है, अक्ष कोमा वाई के रूप में ए क्रॉस बी है, इसको ले लेते हैं हम
ए कोमा बी के रूप में, ठीक है। ए कोमा बी ले लेते हैं, ए क्रॉस बी के अगर क्रमित युग्मों के रूप में इस प्रकार लेते हैं कि इसमें एक्स कोमा वाई दो एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें आएगा एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसको कैपिटल ए ले लो, कैपिटल ए आपको आसानी से समझने में आसान रहे, कैपिटल ए और कैपिटल बी है। तो इसके लिए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा एक्स बिलोंग्स टू बी, वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स नहीं सॉरी वाई बिलोंग्स टू बी। हमने ये पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि जो पहला एलिमेंट होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट के पहले सेट के इक्वल होता है। तो ये पहला एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए हो गया, सेकंड हो गया वाई बिलोंग्स टू बी के लिए, तो सेकंड एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू बी के लिए होता है, ये हमने किया। एंड ए कोमा बी नॉट इक्वल टू फाइव, ए कोमा बी फाइव के इक्वल नहीं होता, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ठीक है। सेट के लिए सेट बिल्डर फॉर्म को हम इस रूप में डिनोट करते हैं। तो इसमें हो गया कि ए और बी एरिक समुच्चय है, नॉट इक्वल टू फाइव मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, और किस प्रकार से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये भी इसी प्रकार से कर रहा है कि ए क्रॉस बी है तो एक्स कोमा वाई के रूप में है, जहां पे एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ये तो बोल रही है जो हमारी कंडीशन दे रही है कि ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। तो अगर किसका इसका ए क्रॉस बी का ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ए कोमा बी के रूप में या एक्स कोमा वाई के रूप में बन रहा है, जहां एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, तो एक्स को बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, एंड ए कोमा बी नॉट इक्वल टू फाइव। तो ये हमारा जो सेंटेंस इसने बोल रहा है, सेकंड सेंटेंस जो बोल रहा है वो सही है, तो इसको सत्य करने की आवश्यकता नहीं, ये पहले से सही है। अगर ये असत्य होता तो हम इसको ये करके दिखाते कि हाँ ए कोमा बी नॉट इक्वल टू फाइव होता, लेकिन ये पहले से जो इसमें दे रखा है वो सही है, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार फिर से बताता हूँ कि अगर इसमें ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, एरिक समुच्चय है, तो ए क्रॉस भी निकालेंगे तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट आएंगे, तो ये भी नॉन एम्प्टी सेट आएगा, एरिक समुच्चय आएगा, ठीक है। अब उसकी बात करेंगे एरिक समुच्चय, इसमें ऑर्डर्ड पेयर, इसके जो भी ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, क्रमित युग्म बनेंगे, एक्स कोमा वाई के रूप में बनेंगे। जैसे इसमें मान ले ये एग्जांपल लेता 1, 2, इसमें बनेगा पहला 1, 3 बन गया, सेकंड गया 1, इस साइड पे लिख देता हूँ, ये 1, 3 हो गया, 1, 4 हो गया, फिर 2, 3 हो गया और 2, 4 हो गया। इस प्रकार से अलग अलग युग्म बनेंगे, कई युग्म बनेंगे, 2 या 2 × 2 4 युग्म बनेंगे, तो इसके 4 युग्म बन गए क्रॉस बी के, ठीक है। तो ये 4 हो गए। अब इसमें देखो 1, 3, 1, 4 ये हो गए, एक्स कोमा वाई के रूप में तो है ना, ये एक्स कोमा वाई के रूप में तो है, ये एक्स ये वाई, तो इसका जो पहला एलिमेंट है एक्स वो बिलोंग करेगा ए में, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जबकि सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, सेकेंड एलिमेंट के लिए सेकेंड एलिमेंट सेकेंड वाई में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये वाई बिलोंग्स टू, तो ये 4 है वहाँ पे, तो ये 4 बी में बिलोंग कर रहा है, तो ये वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। क्वेश्चन में यही दिया गया था। आगे समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कर लिया। अब हमारा थर्ड पार्ट में दिया गया हमारे पास दो सेट हैं, इफ ए और बी ये है 1, 2 है ए में, बी में 3, 4 एलिमेंट है, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई याद करना हमें, ठीक है। क्या याद करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई याद करना है, इसका मान आना चाहिए फाई, ये हमें प्रूव करना कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके एरेजस पार्ट को लेके चलते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो ये तो ऐसा कैसा करते हैं, ए क्रॉस, अब लेते हैं बी इंटरसेक्शन फाई। अगर मैंने आपको पहले भी सेट में बताया है और पहले बताएगा किसी सेट का कोई भी सेट है कि उसका इंटरसेक्शन लेते हैं फाई के साथ में, तो हमेशा क्या आता है, फाई आता है, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चंस भी किए हैं इस पर आधारित, हमने ये डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर इसके क्वेश्चन भी कहेंगे किसी भी साथ फाई का किसी भी प्रकार का सेट हो उसके साथ में इंटरसेक्शन लेते हैं फाई आता है। अगर हम फाई का इंटरसेक्शन फाई के साथ में लेंगे तो भी फाई आएगा, यूनिवर्सल सेट के साथ में लेंगे तो भी फाई आएगा, किसी के साथ में लो, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता, खाली सेट होता है एक, तो खाली सेट होता है, उसका खाली सेट का किसी के साथ इंटरसेक्शन ले आता है कॉमन, तो खाली में कॉमन क्या आएगा, खाली आएगा, तो खाली का खाली मतलब फाई, तो किसी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं फाई आता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए क्रॉस फाई, ठीक है, ये हो गया। अब जिस प्रकार से बी इंटरसेक्शन फाई का मान फाई होता है उसी प्रकार से ए क्रॉस फाई का मान, क्योंकि अगर इसका ऑर्डर पेयर बनाने हो तो इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो ऑर्डर पेयर किसके साथ बनेंगे, युग्म बनाने के लिए कम से कम 2 तो चाहिए ना, तो इसमें तो सिर्फ ए वाले एलिमेंट है, बी के एलिमेंट कहाँ से चाहिए, मिलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो फाई है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका भी अगर हम निकालेंगे तो ये हमेशा मान फाई आएगा, तो हमारे इन दोनों सेट का तो कहीं उपयोग भी नहीं हुआ। अगर एक बार फिर से देखा तो इसका एग्जाम्पल करके देख लेते हैं हम कि बी इंटरसेक्शन फाई, इसको यूज बी इंटरसेक्शन फाई, तो इसका मान हमारे पास 3, 4 3, 4 इंटरसेक्शन फाई, ये एलिमेंट हो इसका इंटरसेक्शन लेंगे फाई आएगा, ठीक है। अब फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ में लेंगे, एक क्रॉस करवाएंगे फाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो ए का एलिमेंट हमारे पास 1, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ये फाई आएगा। अब इसके अंदर कोई एलिमेंट तो है नहीं, अगर इसमें कोई एलिमेंट है तो उसका इसका फर्स्ट इसके साथ फर्स्ट में, सेकंड वाला इसके साथ
फर्स्ट के साथ अलग अलग बना के ऑर्डर पेयर बना दिया, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अगर इसको ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स से याद कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में तो 2 हो गए, बी में कितने हैं 0, तो 0 आएगा, तो इसके ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे 0 बनेंगे, तो इसके मान होगा सीधा 0, तो 0 तो इक्वल टू 5, तो ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, देन इट्स ट्रू, ये भी सत्य है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन 5 तो मान 5 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ कि यदि सेट ए में 2 एलिमेंट है -1 और 1 इस प्रकार से दिया हुआ है, देन ए क्रॉस ए ज्ञात करना है। ठीक है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात किया है, यहाँ पे 2 का ज्ञात किया, तो हम 3 का भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ए हो गया हमारे पास, ए इस प्रकार से है -1, है, तो इसका निकालेंगे। पहले तो ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस ए का मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ में गया -1, के साथ में फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं। क्या आएगा, इसका आएगा फर्स्ट, तो फर्स्ट के साथ में -1, ठीक है, -1, 1, ठीक है, फर्स्ट के साथ दोनों हो गए। अब सेकंड का याद करते हैं, तो 1, -1, फिर सेकंड के साथ में 1, 1, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1, 1 इसी प्रकार से। ठीक है, ये तो गया ए क्रॉस ए हो गया है। अब बात करते हैं ए क्रॉस ए के साथ, एक ही बारे में। ठीक है, तो ए क्रॉस ए हो गया, इसके क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में करवाएंगे, चलो इसका फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं। अगर हम मेरे पास है तो -1, 1 के साथ में। ठीक है, अब चलो करवाते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ये फर्स्ट वाला है तो पूरा सेट है, इसका पूरा सेट के साथ तो करवाएंगे इसका, तो ये होगा -1, -1, फर्स्ट के साथ में -1, फर्स्ट हो गया। सेकंड करेंगे -1 का इसके साथ में, तो -1, -1, 1 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका करेंगे -1, -1, फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट का सेकंड के साथ, ये फर्स्ट के साथ, फर्स्ट का सेकंड के साथ। अब इसमें फर्स्ट का इसके साथ में हो गया, फर्स्ट का सेकंड के साथ में कराते हैं, -1, 1 हो गया। ठीक है, अब से इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। इसका देखते हैं, ये हो गया हमारा 1, -1, ठीक है, ये वाला आ गया। अब इसका पहला एलिमेंट -1 इस प्रकार से आएगा। मैं इसको डायरेक्ट इसी प्रकार से लिखता हूँ, आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हो गया, फर्स्ट के साथ में हो गया। अब इसका सेकंड के साथ में करवा देते हैं, -1, -1, ठीक है, ये हो गया। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड की, इसका करवाते हैं फोर्थ वाले का इसके साथ में। तो वो क्या होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट इसका 1, 1, उसका फर्स्ट एलिमेंट -1, 1, 1, ये इसका एलिमेंट। ठीक है, तो ये बन गया हमारे ऑर्डर्ड पेयर, ये हो गया। अब देखिए इसमें कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 हो गए। अब ये हमारे 8 आ रहे हैं, वो सही है या नहीं है, इसका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ की संख्या ज्ञात कर ले, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें एलिमेंट की संख्या 2, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो इसको हल किया तो कितने, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8। तो हमारे जितने जो सेट्स बन रहे हैं या ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, एकदम आसानी से कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देगा कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ये है, हमें इसके ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, एक एक्स ए कोमा वाई, बी कोमा एक्स, बी कोमा वाई, देन ए एंड बी इक्वल टू, कि ए और बी ज्ञात करना है, तो ए और बी क्या होंगे। ठीक है, तो हम ए क्रॉस बी में हम ज्ञात करते हैं, तो ये अगर एक्स कोमा वाई आ रहा है, ठीक है, एक्स फर्स्ट एलिमेंट, वाई सेकंड एलिमेंट, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा वाई बिलोंग्स टू बी। जो एक्स वाला एलिमेंट जो एक्स है वो ए में बिलोंग करेगा, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, और उसके सेट बिल्डर फॉर्म में भी ये तरीका होता है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो वाई बिलोंग्स टू बी में, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है जो एक्स वाला, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, एक्स बिलोंग करेगा ए में और वाई बिलोंग करेगा बी में। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं जो पहले जो भी एलिमेंट है, फर्स्ट जो भी एलिमेंट है उनको इसमें लिख लेते हैं,
सभी को, ये आ गया ए कोमा बी कोमा बी, ठीक है, ये आ गया। इसी प्रकार सेकंड वाले एलिमेंट्स को किस में लिख लेंगे, बी वाले पार्ट में। तो ये कौन सा आ गया, एक्स कोमा वाई आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे एलिमेंट्स आ गए। अब इसको लिखना है कि इसमें देखो ये होगा एक सेट बन गया है, हमारा सेट बन रहा है एक तरह से। अब हम सेट में क्या करते थे, सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट होता हमारा, उसमें जो भी एलिमेंट आते वो रिपीट नहीं होते थे, सिर्फ एक ही बार आते थे, ठीक है। तो किस प्रकार से आएंगे, इनमें जो भी रिपीट हो रहा है उनको हम हटा देंगे, सिर्फ एक एलिमेंट लिखेंगे। तो ए कोमा बी इसका आ गया, बी में आ गया एक्स कोमा वाई आ गया, ठीक है। तो ए के एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, ए कोमा बी, और बी के एलिमेंट क्या है, एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब देख लो, अब अगर हम इसका आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सही है या नहीं है, तो अब इसको ऑर्डर्ड पेयर बना के देख लीजिए। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ए के साथ में बनेगा किसका, एक्स का, तो ए कोमा एक्स आ रहा है। फिर ए का बी वाई के साथ में, तो ए कोमा वाई, फिर बी कोमा एक्स, तो बी कोमा एक्स बन रहा है, बी कोमा वाई। तो हमारे ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सही है कि ए और बी के मान हमारे पास सही आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ए और बी के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। दो क्वेश्चन में यही बताना था, ठीक है। किस प्रकार से बता रहे हैं, आपको मैंने बता भी दिया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा जो क्रॉस के इस साइड में एलिमेंट आता है उसमें बिलोंग करता है, जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है वो क्रॉस के सेकंड वाले साइड में बिलोंग करेगा। तो जो पहले वाले एलिमेंट है डायरेक्ट एम में लिख देंगे, यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है तो इसको एक रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार आएगा, ठीक है। और जो वाई भी, ये एक्स और वाई भी रिपीट हो रहा है तो ये भी डबल बार नहीं होंगे, ठीक है, एक ही बार आएंगे। तो इस प्रकार हमारे ए और बी के एलिमेंट्स आ गए, हो गया।